हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी कैसे करें। मीन्स हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है तो मुझे लगता है कि अब सबसे पहले मुझे आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे सही तरीके से पढ़ें ताकि हमें कॉन्सेप्ट्स बनाने में फ़ायदा हो, हमें कॉन्सेप्ट्स बनाने में आसानी हो। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मैं इस पूरे साइंस को, जो कि एक प्योर साइंस है, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। वन इज स्ट्रक्चर एंड अनदर इज मैकेनिज्म। एक पार्ट उसका स्ट्रक्चर है और दूसरा पार्ट उसका मैकेनिज्म है, और ये दोनों पार्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हैं। यानी अगर आपका स्ट्रक्चर पे होल्ड अच्छा होगा तो आपका मैकेनिज्म अच्छे होते जाएंगे। अगर आपको मैकेनिज्म अच्छे करने हैं या आपका जैसे जैसे मैकेनिज्म पे कमांड अच्छा होता जाएगा, आपको स्ट्रक्चर पे भी कमांड बढ़ता जाएगा। आप स्ट्रक्चर्स को और बेहतर तरीके से समझते चले जाएंगे। स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है या स्ट्रक्चर की में हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे, तो देखिए, स्ट्रक्चर में अगर हम एक बहुत सिंपल सी बात करें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एटॉमिक लेवल पे और एक मॉलिक्यूलर लेवल पे। यानी हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है या तो एटॉमिक लेवल पे या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे। एटॉमिक लेवल पे क्या मतलब है, यानी कि हमें किन चीज़ों पे कमांड होना चाहिए, हमें किन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो एटॉमिक लेवल पे जाने के लिए आपको सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ये जनरली जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो पहला चैप्टर जो होता है वो यही होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मीनिंग ये नहीं है कि हमें लाइन टू लाइन एटॉमिक स्ट्रक्चर याद हो पूरा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ ऑर्बिटल्स, क्योंकि रिएक्शन जो भी होने वाली है वो ऑर्बिटल्स के बीच में होने वाली है। हमें लगेगा ऐसा कि हाइड्रोजन किसी पर्टिकुलर रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है या कार्बन किसी पर्टिकुलर रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वो रिएक्शन हो किस लेवल पे रही होगी, वो रिएक्शन या तो एटॉमिक ऑर्बिटल लेवल पे हो रही होगी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल पे हो रही होगी। यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ें तो हमें ऑर्बिटल्स के बारे में क्लैरिटी होना चाहिए। ऑर्बिटल्स के बारे में क्लैरिटी होने का मतलब ये है कि हमें जितना भी एटम्स के बारे में हमें पता हो, उनके ऑर्बिटल्स किस शेप के हैं, कहाँ पर वो वैलेंसी शेल फॉर्म कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन ये दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेरेंट एटम हैं। इनको हम बोल सकते हैं पेरेंट एटम। पेरेंट एटम का मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम जनरली हाइड्रोकार्बन बोलते हैं वो यहीं से मिलकर के बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से। लेकिन यहीं पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री को बिल्कुल लीव कर सकते, बाईपास कर सकते, ऐसा नहीं है। हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स इनऑर्गेनिक से चाहिए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो हमें फिजिकल केमिस्ट्री से चाहिए होंगे, तो उसी बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन जो हैं वो ज़रूरी हैं, लेकिन साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, इसके अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फ़र, सेलेनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो किसी न किसी फॉर्म में, चाहे रिएजेंट के फॉर्म में या सबस्ट्रेट के फॉर्म में हमारे सामने आते रहेंगे। तो हमें इनके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। यानी पहली बात अगर हम समझें कि हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक ब्रीफ आइडिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए होना चाहिए। दूसरा, इन्हीं एलिमेंट से रिलेटेड एक चीज़ होती है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का क्या मीनिंग है कि हम पीरियोडिक टेबल में जब बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं या हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो हमें किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। साइज़ किस तरीके से वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से वेरी कर रही है, ऑर्बिटल्स की जो फिलिंग है
वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, ऑर्डर क्या है ऑर्बिटल्स को फिल करने का, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता हो। यानी हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता हो, हमें पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिसिटी के बारे में थोड़ा सा पता हो, तब जाके हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ पाएंगे। अदरवाइज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रूड मेमोराइजेशन बन के रह जाता है, जैसा सब लोग बोलते भी हैं कि रटने वाला सब्जेक्ट है, जो कि नहीं है। तो उसको हम कब समझ पाएंगे, जब हमें इन चीज़ों के बारे में एक बेसिक आइडिया होगा। आगे अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर लेवल की, तो देखिए मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो दो थ्योरीज ऐसी हैं, वन इज़ वीबीटी एंड अनदर इज़ एमओटी। एमओटी जो है वो एडवांस थ्योरी है, रिसेंट थ्योरी है। वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ये पुरानी थ्योरी है लेकिन अभी भी रिलेवेंट है। काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं वीबीटी से समझ में आती हैं, लेकिन कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको वीबीटी के बेस पे देना चाहेंगे तो शायद हमें समझ ना आए, या हमें ऐसा लगे कि मैं इस कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उसके लिए फिर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कुछ आंसर्स ऐसे हैं जो केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही हमें समझ में आते हैं। तो इसलिए एक ब्रीफ आइडिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का होना चाहिए। हालांकि ये एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है, क्वांटम बेस्ड कॉन्सेप्ट है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बहुत एडवांस लेवल पे जाके पढ़ें, लेकिन एक बेसिक आइडिया किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसी वे में अगर हम वीबीटी की बात करें तो वीबीटी के अंदर हमें वैलेंसी शेल के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वैलेंसी शेल के ऊपर टिका हुआ है। तो वैलेंसी शेल किस तरीके से एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं, ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किस तरीके से बनते हैं और वो किस तरीके से आगे कंबाइन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बेसिक एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म क्या है? देखिए, सपोज़ कोई सबस्ट्रेट है ए, वो किसी रिएजेंट से रिएक्ट करके बना रहा है बी, यानी बी जो है वो प्रोडक्ट है, ए जो है उसको हम सबस्ट्रेट मान लेते हैं, और जो आर है वो एक रिएजेंट है। तो ए आर से रिएक्ट करके बी बना रहा है, दैट इज़ द रिएक्शन, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, ए इज़ कन्वर्टिंग इनटू बी विद द हेल्प ऑफ आर। लेकिन ए बी में कन्वर्ट होने के लिए क्या पाथवे यूज़ कर रहा है, किस तरह के वो प्रोसेस से गुजर रहा है, क्या वहाँ पे एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह के वहाँ पे ऑर्बिटल में चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके का वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो किस इंटरमीडिएट से होके बन रहा है, या क्या ट्रांजिशन स्टेट वो फॉलो कर रहा है। ये सारी चीज़ें टर्म्स हो सकता है आपको अभी बहुत नई लग रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे ये बहुत हैंडी होती चली जाएंगी आपके लिए। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने की जो कहानी है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने की जो रास्ता है, पाथवे है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। एक बहुत सिंपल वर्ड में मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो मैकेनिज्म अगर हमें पढ़ना है, इट इज़ द इसेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब मैकेनिज्म ही है जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंट बनाती है, कंफर्टेबल बनाती है। अगर आप अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से आप प्रॉब्लम्स को हैंडल करना चाहते हैं, अच्छे से आप प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी गुड ओवर द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म आपका अच्छा होना चाहिए। मैकेनिज्म अच्छा कब होगा? जब आपका स्ट्रक्चरल जो फीचर्स हैं उस सबस्ट्रेट के या उस रिएजेंट के वो क्लियर होंगे। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारी साइट्स हो सकती हैं। सपोज़ एक सिंपल मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूँ। सपोज़ ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो देयर इज़ अ पाई बॉन्ड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव कर सकता है, और यहाँ पे OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप की तरह से एक्ट कर सकता है। अगर मैं इसकी किसी रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहा हूँ, कोई रिएजेंट है वहाँ पे जो इससे रिएक्शन कर रहा है, जब तक मुझे थॉरो नॉलेज नहीं होगी बाकी चीज़ों की, स्ट्रक्चर्स की या ऑर्बिटल्स की या रिएक्टिविटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी, तो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँगा कि यहाँ पे पाई बॉन्ड पे अटैक होगा या OH ग्रुप जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो मैकेनिज्म क्या है और मैकेनिज्म जो हम देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो मैकेनिज्म क्यों है,
उन चीज़ों का आंसर हमें मिलेगा स्ट्रक्चर से। इसीलिए मैं बार बार आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देने की बोल रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है अपना वो क्लियर करें पहले पढ़ने के लिए। वो मैं ऑब्वियसली धीरे धीरे बताता रहूँगा, लेकिन वो तब सब समझ में आएगा जब हम उनको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। जब हम किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो ही हमें समझ आती है। मैं अभी पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर 10-20 लेक्चर डाल दूंगा, उससे आपका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा। आपको धीरे धीरे उन चीज़ों को ग्रेस्प करना होगा। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, मैकेनिज्म जो है वो एक हाइपोथेटिकल बट इंटेलिजेंट आइडिया होता है किसी रिएक्शन का। होता हाइपोथेटिकल है बिकॉज वी कैन नॉट सी मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग। हम ऐसा नहीं देख सकते कि कौन सा मॉलिक्यूल ने कहाँ अटैक किया, दे आर वेरी स्मॉल, हम नेकेड आइज से उनको नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम कुछ टूल्स हैं, कुछ हमारे पास ऑपरेशंस हैं जिनकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा होगा, वो सारी चीज़ें हम बात करते हैं मैकेनिज्म के अंदर। तो क्या हैं वो टूल्स, किस तरीके के टूल्स हैं? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर वो होते हैं काइनेटिक डाटा। उस रिएक्शन का काइनेटिक डाटा क्या बोलता है? काइनेटिक डाटा का मतलब है, वो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यानी आपको केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर होता है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे वर्क कर रही है। जैसे एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं बात करता हूँ। सपोज़ मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3Br और यहाँ पे मेरे पास दो रिएजेंट मैंने इस सिस्टम के अंदर ऐड कर दिए हैं, या जो बीकर जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है वहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। एक मैंने वहाँ पे डाल दिया है I-, इट इज़ ए न्यूक्लियोफाइल। ये क्या होता है आपको सब चीज़ें समझ में आएगी, केवल आप अभी जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों आपको काइनेटिक डाटा पता होना चाहिए, उसके बारे में ध्यान दें। दूसरा मैंने इसी के अंदर डाला हुआ है वाटर, H2O, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। दोनों का कंसंट्रेशन सपोज मैंने सेम लिया हुआ है, यानी कि दोनों की जो अमाउंट है, जो इफ़ेक्टिव अमाउंट है वो सही है, बराबर है। जैसे मैं मान लेता हूँ ये मैंने 1m सॉल्यूशन में लिया है और वाटर भी मैंने 1m लिया है। हालांकि वाटर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो खुद ही सॉल्वेंट होता है, लेकिन हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये भी हमने 1m लिया है। यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, दोनों के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो हैं या नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं वो सेम है। तो उस हिसाब से अगर हम केवल नंबर गेम की बात करें तो दोनों का इसके ऊपर अटैक करने के जो चांसेस हैं वो सेम है। तो ये रिएक्शन एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे अगर हम CH3 की बात करें तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑब्वियसली जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, चाहे वो आयोडाइड हो चाहे वो वाटर हो, वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट किसके साथ बनेगा, आयोडीन के साथ या वाटर के साथ? तो बाद में हमें जब हम थोड़ा पढ़ चुके होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको पता लगेगा कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो एक काइनेटिक प्रॉपर्टी है। काइनेटिक प्रॉपर्टी का मतलब हाउ फास्ट द रिएजेंट इज एक्टिंग, यानी कितना तेज़ी से रिएक्टेंट सबस्ट्रेट के ऊपर, रिएजेंट जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ कि आयोडाइड इज़ फार बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर, यानी आयोडीन का जो अटैक करने का रेट है वो वाटर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली जो अटैक करेगा वो कौन करेगा, आयोडीन, और इसलिए जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आयोडीन के साथ मिलेगा CH3I, ना कि CH3OH2+, यानी ये आपका प्रोडक्ट नहीं होगा, ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो अगर आपको काइनेटिक प्रिंसिपल्स पता नहीं है, आपको काइनेटिक डाटा पता नहीं है, तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि किस तरह का प्रोडक्ट आ रहा है। ये एक बहुत सिंपल सी बात है जो मैं अभी समझा सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है। आगे आप लोग देखोगे कि प्रोडक्ट ही दो तरीके के होते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। लेकिन अभी जो मैं बात आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ इस वीडियो से वो ये है कि आपका काइनेटिक वाला जो प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाना है। तो दूसरा जो प्रिंसिपल है, दूसरा जो हमारे पास टूल है वो है हमारे पास थर्मोडाइनेमिक डेटा या थर्मोडाइनेमिक प्रिंसिपल। थर्मोडाइनेमिक डेटा या थर्मोडाइनेमिक प्रिंसिपल क्या बोलता है? जैसे एक बहुत कॉमन सा वर्ड है स्टेबिलिटी। आप हर लेक्चर में मेरे मुंह से सुनेंगे कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये जो रिएक्शन है ये इसके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इसका गवर्निंग फैक्टर है। इस तरह के पॉइंट्स आप सुनते रहेंगे।
तो स्टेबिलिटी क्या है, हम बार बार जो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई स्पीशी कम स्टेबल है और कोई स्पीशी ज़्यादा स्टेबल है। जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, हम लोग एक इस तरह का एल्कीन लेते हैं, प्रोपीन। मान लीजिए इसके ऊपर मैं H+ यानी प्रोटॉन का रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये पाई बॉन्ड रिएक्शन करेगा इसके ऊपर। अब हमारे पास ऑब्वियसली दो पाथवे यहाँ पर बन जाते हैं। ये कार्बन भी इस हाइड्रोजन से अटैक कर सकता है, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अभी आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो ये जो पाई बॉन्ड बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अगर वो इस कार्बन से जुड़ते हैं, यानी इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन के ऊपर जनरेट होगा। यानी कि अगर मैं इनको कुछ नंबर कर दूं, सपोज दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर सेकंड नंबर वाला कार्बन इस प्रोटॉन से जुड़ता है, तो क्योंकि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड वाले, वो यहाँ कंज्यूम हो रहे हैं सेकंड कार्बन और इस प्रोटॉन के बीच में, तो फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट कार्बन और प्रोटॉन के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फर्स्ट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या H+ प्रोटॉन के बीच में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर सेकंड कार्बन जो है उसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यानी कि इस रिएक्शन के दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर फर्स्ट पे अटैक होता है, यानी प्रोटॉन जो है वो फर्स्ट से जुड़ता है, तो हमें इस तरीके की एक स्पीशीज देखने को मिलेगी, इट इज़ ए कार्बोकेटायन। अगर सेकंड से जुड़ता है तो हमें इस तरह की स्पीशीज देखने को मिलेगी, ये भी एक कार्बोकेटायन है। आगे चल के हम लोग एक बहुत सिंपल सी बात समझेंगे कि ये वाला जो कार्बोकेटायन है, ये एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ऊपर वाला जो है वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक बात है। तो एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और अभी हमें देखने पे लगता है कि दोनों के बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, क्योंकि प्रोटॉन के जो अटैक करने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। लेकिन वास्तव में हम लोग देखेंगे कि केवल 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं बनता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको स्टेबिलिटी पे जाना है। स्टेबिलिटी का एक तो सिंपल सा फंडा होता है कि आप लोगों को ऐसे याद करवा दिया जाए कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। जो हमारे प्लेन जो टेक्स्ट होते हैं उनमें इस तरह की बातें लिखी होती है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा भाई ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ज़्यादा स्टेबल है, यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ इट इज़ मोर स्टेबल। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इट इज़ लेस स्टेबल। तो आप लोग बोल देंगे कि लेस स्टेबल था इसलिए ये नहीं बना, और मोर स्टेबल था इसलिए ये बन गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या ये कोई कॉन्सेप्ट है क्या? दिस इज़ नॉट ए कॉन्सेप्ट, ये तो एक रिजल्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लेते हैं हम एक ग्राफ बनाएं बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट कुछ भी लिया जा सकता है, जैसे कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाया जा सकता है या टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ बनाया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, सपोज़ यहाँ पे एल्कीन है, यानी कि यहाँ पे प्रोपीन है, इस तरीके से, और ये किसी एक पाथवे से होकर के कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो रही है। 2 कार्बोकेटायन बन रहे हैं हमारे पास, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। तो ऑब्वियसली दोनों का एनर्जी लेवल अलग अलग होगा, यानी कि हमारे पास 2 तरीके के कार्बोकेटायन बनेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज़ 1 डिग्री कार्बोकेटायन एंड इट इज़ 2 डिग्री कार्बोकेटायन। यानी लोअर ग्राफ जो है वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन को बता रहा है, और जो अपर ग्राफ है वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन को बता रहा है। आप देख सकते हो 1 डिग्री कार्बोकेटायन की जो एनर्जी कंटेंट है, अगर हम ग्राउंड से इसके एनर्जी कंटेंट देखें तो वो इतना है। हम इसको कुछ नाम दे देते हैं E1। इसी तरीके से अगर हम दूसरे की बात करें जो हमारा E2 है, तो उसका एनर्जी कंटेंट अगर हम लोग देखें ग्राउंड से, तो वो लगभग इतना आता है, ये E2 है। और ये क्लियरली एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि E1 जो है वो E2 से ज़्यादा है, यानी E1 इज़ ग्रेटर देन E2। यानी 1 डिग्री कार्बोकेटायन का एनर्जी कंटेंट 2 डिग्री कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में ज़्यादा है।
एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है कि उसका वाइब्रेशन ज़्यादा है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम है। मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो पहला कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप आज समझ लें। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, यानी किसी भी स्पीशी की अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो हम लोग को एक्चुअल यहाँ से समझ में आता है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज़ लेस स्टेबल। अब ये भी एक अधूरा कॉन्सेप्ट है, अभी हमें यह समझ में नहीं आया है कि इसकी एनर्जी कम क्यों है और उसकी एनर्जी ज़्यादा क्यों है, तो मैंने आपको बताया है। तो वो समझने के लिए हम लोग जब थोड़ा सा आगे डिटेल में जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इनके बारे में जब हम लोग पढ़ चुके होंगे, तब मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि क्यों 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है और क्यों 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कम स्टेबल है। लेकिन जो बात मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ उसको समझें कि ये सारा रिजल्ट कहीं ना कहीं किस चीज़ पर टिका हुआ है, एनर्जी पे। और एनर्जी या हीट या एंथैल्पी या एंट्रोपी या फ्री एनर्जी, आप किन्हीं की भी बात करें, ये सब चीज़ें किसके अंदर हैं? थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स की बातें हैं। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स पढ़े जाते हैं और कहीं ना कहीं हम इन्हीं से कोरिलेट करके, इन्हीं से फॉर्मूलों का यूज़ करके हम लोग निकालते हैं कि हमें किस तरह का डाटा हमारे काम का है। तो अगर आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट अच्छा नहीं है तो चांसेस हैं कि आप इन चीज़ों को फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ पे गलती हो रही है, हमसे क्यों नहीं समझ पा रहे। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात मैं आप लोगों को समझाता हूँ, कहाँ कॉन्सेप्ट में गलती होती है। देखिए, मान लीजिए आपको ऐसा याद करवा दिया गया है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज़ इवन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको आपका टीचर दे देता है, ठीक है। ये हमें लगता है कि ये हमारे को एक मास्टर कंसेप्ट मिल गया और हम इससे बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो एक सिंपल सी बात समझें आप, ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये भी एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। हाइड्रोजन जो है वो 3 आइसोटोप में मिलता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम जिसको हम सिंपल वे में हाइड्रोजन बोलते हैं, डी से मैं जो डिनोट कर रहा हूँ वो ड्यूटेरियम है, और एक टी भी होता है, दैट इज़ ट्राइटियम। लेकिन अभी हम लोग इन दोनों की बात करते हैं। अब दोनों 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, आपसे पूछ लिया जाए इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो आपके कंसेप्ट के हिसाब से तो दोनों ही इक्वल हैं, दोनों का ही जो स्टेबिलिटी है वो एक जैसा है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? जबकि एक्चुअली जो है ये वाला जो कार्बोकेटाइन है फर्स्ट नंबर, ये इस वाले कार्बोकेटाइन के सेकंड नंबर के कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। अब ये मुझे कैसे पता लगा? ऑब्वियसली एनर्जी कंटेंट से। और एनर्जी कंटेंट मुझे कहाँ से पता लगा? स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चरल फीचर में क्या चेंज हुआ है? हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया है? ड्यूटेरियम से। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ बदली होगी, और वो जो चीज़ बदलाव हुआ है वो हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन की डिग्री में या हाइपर कॉन्जुगेशन की इंटेंसिटी में। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा बेटर है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा सा पुअर है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको जो बार बार समझाना चाह रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चर से बार बार आपका पाला पड़ेगा, स्ट्रक्चर से आपको बार बार समझ में आना पड़ेगा, आपको काइनेटिक प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए, आपको थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट होगा दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, पूरा एक लेक्चर मैं इसके ऊपर अपलोड करूँगा। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है कि आपको इस प्रिंसिपल के बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जा ही नहीं पाएंगे। कोई भी मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में एक्टिवेशन एनर्जी का रोल होगा। आप कोई प्रॉब्लम, अच्छे लेवल की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, वहाँ पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी का रोल मिलेगा। इसी तरीके से बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीटेडली काम आती हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी रहेगा। जैसे क्या यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी किस तरीके से गवर्न होती है, ट्रांजिशन स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कुछ बच्चे इस चीज़ को समझ आते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट होगी या तो
या रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा? अरे भाई, जब रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा तब भी ट्रांजिशन स्टेट होगी। ट्रांजिशन स्टेट तो हर जगह होगी, लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट हर जगह हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे एक पूरा एक सेगमेंट है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का, जहाँ पे कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट्स होते हैं। इसी टाइप से बहुत सारी रिएक्शंस हैं। SN1 जैसे एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट से होती है, लेकिन वहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट भी होती है। इसी टाइप से बहुत सारे रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं, जैसे मार्कोनिकॉफ रूल है। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप डर जाएं और आप पढ़ाई करना छोड़ दें, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट की डेप्थ पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमें किस लेवल का सब्जेक्ट हम लोग डील करने वाले हैं। और अगर अच्छे लेवल पे उसको पढ़ना है तो हमें बहुत सारी सराउंडिंग्स के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे किसी भी आप सब्जेक्ट को पता करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड होगा। कुछ चीज़ें वहाँ पर होंगी जो दूसरी जगह से ली गई होंगी और आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल मैंने बताया, एंटी मार्कोनिकॉफ है जो इसी का काउंटर पार्ट है, ब्रेड्स रूल है, बैंड्स रूल है। इसके अलावा बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो आपको टाइम टू टाइम मैं बताता रहूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पे लिस्ट बना देने से कुछ नहीं होगा। आपको जब वो कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि किन चीज़ों के बारे में हम लोग ध्यान देने वाले हैं, किन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये छोटी मोटी बातें मैं आज आपको बताना चाहता था। कारण केवल इतना सा है कि कुछ बच्चों को लगता है कि सर मैं रिएक्शन पढ़ता हूँ और सुबह उठता हूँ तो सब कुछ साफ मिलता है। वो साफ इसीलिए मिलता है क्योंकि आपको सपोर्टिंग जो टूल है वो आपके पास नहीं है। आप उसको प्लेन एक रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं, आप उसका आगे पीछे लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कुछ नहीं पढ़ते। आपको लगता है कि मेरे को पता लग गया कैसे रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है और मुझे रिएक्शन आ गई। ऐसा नहीं है। जब तक आप उसके थर्मोडायनेमिक डाटा, काइनेटिक एविडेंस, जितने भी स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स हैं, वो सब चीज़ें आप नहीं पढ़ लेंगे, तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि आप इन चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहें, देखते भी रहें, और जहाँ से आपको कोई आउटकम, कोई रिजल्ट, कोई नया रूल या कोई भी स्ट्रक्चरल फीचर समझ में आता है, आप उसको पढ़ें। एक बहुत सिंपल सी बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे कार्बन है। हमें लगता है, या हम जब 11th लेवल पे पीरियोडिक टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वहाँ बुक्स में लिखा होता है कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है, और हम उसको मेमोराइज कर लेते हैं कि हाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.5 है। लेकिन क्या कार्बन की हर फॉर्म में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है? तो आप लोग देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्टेड है, और हाइब्रिडाइजेशन अगर हम आगे जाएं तो परसेंटेज एस करेक्टर से डिफाइन होता है। तो जब तक आपको परसेंटेज एस करेक्टर पता नहीं होगा, आप प्रॉपर तरीके से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता नहीं कर पाएंगे। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात मैं बताता हूँ कि जब आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ चुके होंगे, sp जो कार्बन है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 कार्बन, विच इज़ इवन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। यानी हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे आपका s करेक्टर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ नॉट ए कांस्टेंट डेटा, ये डिपेंड कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन पे। अगर आप केवल कार्बन कंसिडर करते रहेंगे तो हो सकता है आपके आंसर्स गलत आएँ, हो सकता है आपके जो ट्रेंड्स आएँ, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ का हो, चाहे वो किसी रिएक्टिविटी ऑर्डर का हो, वो गलत आएंगे, क्योंकि आप कभी भी हाइब्रिडाइजेशन को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, जबकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर रहा है। तो इसलिए आप इन चीज़ों पे भी ध्यान दें। अब बचती है दो चीज़ें जिनके बारे में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन चीज़ों पे लगाते हैं। वन इज़ नोमेनक्लेचर, अनदर इज़ आइसोमेरिज्म। नो डाउट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, दे आर डैम इम्पोर्टेंट। नोमेनक्लेचर आपको अच्छे से आना ही चाहिए। आइसोमेरिज्म ऑब्वियसली कुछ रिएक्शंस तो ऐसी हैं जिनमें आइसोमेरिज्म अगर आपका नहीं है अच्छा, तो आप उन रिएक्शंस को नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो स्टीरियो केमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं, स्पेसिफिकली लाइक E2 जो बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन है, वो पूरा का पूरा स्टीरियो केमिकली कंट्रोल्ड है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है।
तो उन चीज़ों के बारे में आपको आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए। जो भी हम जानते हैं आगे चल के दो टाइप का हो जाता है, एक हो जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और एक हो जाता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसलिए आप जब भी आइसोमेरिज्म पढ़ें तो दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म को बहुत डिटेल में पढ़ें। ऑब्वियसली इनके ऊपर मैं पूरी सीरीज़ एक अपलोड करूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम बहुत एक लंबा टाइम, एक बहुत बड़ा टाइम इन दो टॉपिक्स पे खर्च कर दें। तो इसलिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि इनके पैरेलल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म हमारा पैरेलल वीडियो में चलेगा, आप वहाँ से उन वीडियोस को देखें, प्रैक्टिस करें। और साथ में हम जो हमारा मेन केमिस्ट्री वाला पोर्शन है यानी रिएक्शन मैकेनिज्म वाला, और उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है स्पेसिफिकली, जिसको हम लोग एक बहुत कॉमन एक आप लोगों ने सुना होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ GOC, इसके ऊपर हम लोग शुरुआत करेंगे, इससे हम लोग चालू करेंगे पढ़ना। और नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म आपको फुल डिटेल में पूरा मिलेगा, लेकिन वो आपको पैरेलल वीडियोस में मिलेगा, तो आप लोग उसको वहाँ से कवर करते रहें। वरना होगा ये कि हम शुरू के कुछ दिनों तक या हो सकता है कुछ महीनों तक केवल इन्हीं दो टॉपिक में उलझ के रह जाएं। तो वो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग शुरू में ही अपना जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ख़त्म कर लें, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको लगने लगेगा कि मैं कुछ नया तो कर ही नहीं रहा हूँ, मुझे डेली वही सर बोलते हैं कि इसका IPSC नेम क्या होगा, इसमें किस टाइप की आइसोमेरिज्म होगी। तो वो एक इसेंशियल पार्ट है और उसका फ़ायदा हमको ये होगा कि जब तक हम इधर GOC कंप्लीट करने वाले होंगे तब तक हम इन दोनों को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, तब हमारा ये पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा और फिर हम किसी भी कंसेप्ट को अप्लाई करना चाहेंगे तो हम बिना सोचे समझे, बिना उसके ऊपर अलग से टाइम ख़राब किए हम उसको कर पाएंगे, हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। और उसके लिए हमें ज़रूरी होगा कि हम इन सब चीज़ों को पैरेलल पढ़ें। तो इसलिए हमें प्रॉपर एक सीरीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे स्टार्ट करने वाला हूँ। जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, वो प्लीज़ आप लोग पूरा प्रॉपर सारे लेक्चर्स देखें, पढ़ें, और जहाँ भी कोई डाउट होता है वो आप फीडबैक में डाल सकते हैं, ताकि मैं वीडियो के अंदर या तो नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को आपका क्लियर करने की कोशिश करूँ। क्योंकि देखिए, मेरा एक मानना है कि कन्फ्यूज़न इज़ द पाथवे टू क्लैरिटी। यानी आप कंफ्यूज होंगे तभी आप क्लैरिटी की तरफ जाओगे। अगर आप कंफ्यूज ही नहीं हो तो आप कभी क्लैरिटी ला ही नहीं पाओगे। जैसे कुछ टीचर होते हैं, या मैं किसी की कोई इस तरह का कुछ नहीं है किसी को डिफेम करने का, लेकिन ये है कि एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया जाता है। जैसे बोर्ड लेवल पे स्पेशली होता है कि आपको बोल दिया, जैसे मैंने अभी बताया आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको बता दिया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और आप उसको बहुत अच्छे से आप उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, आप बिना कन्फ्यूजन के उसको याद कर लेते हैं। लेकिन जब इस तरह का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया आपको कि दोनों ही 3 डिग्री हैं और फिर आपको चूज़ करना है कि कौन से ज़्यादा स्टेबल है, और आप वहाँ पर हेल्पलेस हो जाते हैं कि अब मुझे इसके आगे तो आता ही नहीं है। तो इसलिए पहले आप कन्फ्यूज़ हों। अच्छा टीचर वही होता है जो आपको पहले कन्फ्यूज़ करे और फिर क्लैरिटी की तरफ लेके जाए। तो इसलिए आप कंफ्यूज होइए, आप पढ़िए, आपको जो डाउट्स आते हैं वो आप लोग फीडबैक में दीजिए, और हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा पूरा कि उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के आपका वो डाउट क्लियर करूँ। तो इसलिए मेरा यही है आप लोगों से कि आप लोग प्रॉपर एक पढ़ाई स्टार्ट करें तरीके से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ें। ईजी सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हैं, और बहुत सारी जगह पे हमें लगता है कि जो हमारे को एक वैलिड कॉन्सेप्ट लगता है कि यार ये यहाँ पे लग जाना चाहिए था, लेकिन हमको बाद में पता चलता है कि यहाँ वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं थे। तो वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी जब आप मेरे साथ इस चीज़ को करते जाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक्स।